बच्चों हमने वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा है। पोटेंशियल एनर्जी सीखने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना होता है दैट इज कॉल्ड conservative forces. The concept of conservative forces, what type of forces are called conservative and what type of forces are called non conservative is very important to understand. ठीक है, तो सबसे पहले आई मस्ट डिफाइन कि what type of forces are called conservative forces. नाम ही इनका इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव। इसका मतलब इन फोर्सेस में एक्चुअली एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, दे डू नॉट, ठीक है, डिस्टर्ब द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट मैकेनिकल लेवल। ऑब्वियसली मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनके रहने पर कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, वो फोर्सेस कैसे समझे जाते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force is independent of the path। ठीक है, क्या होना चाहिए कि work done by that force is independent of path and also depends only on initial and final positions। ध्यान देना, फिर से रिपीट करता हूं, वो फोर्सेस, ठीक है, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो 1 or 2 एग्जांपल्स आई विल टेल यू। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी वन मोर स्टेटमेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो, ठीक है, थोड़ी देर में मैं ऐसा बोलूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो मैं बोलने तो वाला ही हूं, तो लेट मी कंसिडर इट। अगर एक बॉल यहां पर है बेटा एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू mg, ठीक है, तो अगर मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके आऊं टू द ग्राउंड यहां पर, और एक बार मैं इस पाथ से लेके आऊं, ठीक है, 2 पाथ हो गए हमारे पास। हमने सीखा था वर्क डन बाय mg, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस mg और डेल्टा h। हाइट में, वर्टिकल हाइट में ही डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली पहले क्या थी? h थी, बाद में है फाइनल पोजीशन 0। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? माइनस h की डिस्प्लेसमेंट है ना, बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड। तो वो क्या आने वाला है? देखो, माइनस mg और माइनस h। ठीक है बेटा, वो क्या हो जाएगा? mgh। या डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि जो mg का वर्क डन होता है किसी बॉडी पर, देखो, क्योंकि बेटा इस पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ mg लगेगा डाउनवर्ड्स, तो उस पे सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट आता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना मूव किया उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो अगर आप उसको h हाइट ले जाते हो तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव mg इंटू h। ठीक है, तो वो किसी भी पाथ से लाओ, स्ट्रेट पाथ से ले आओ, ऐसे ले आओ, या एक रैंडम पाथ से यहां तक लेके आओ, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह के फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उस तरह के फोर्सेस को हम कौन से फोर्सेस के नाम से जानते हैं? वी कॉल देम कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, द वर्क डन बाय दीज फोर्सेस ओनली डिपेंड्स ऑन कि इनिशियल पोजीशन कहां पे थी और फाइनल पोजीशन कहां पे है, दैट इज ऑल। उनका वर्क डन बहुत इजी होता है कैलकुलेट करने में। इनिशियल पोजीशन पता कर लो, फाइनल पोजीशन पता कर लो, और एक प्रोसेस होगा जिससे आप वर्क डन निकाल लोगे। ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब, जैसे सपोज करो बेटा कि अगर आपके पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है जो एक्ट कर रहा है किसी मोशन के ड्यूरेशन में, तो वो जो फोर्स होगा उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगा। कहने का मतलब, सपोज करो बॉडी
ए से बी पॉइंट तक जाती है थ्रू पाथ 1, और उस समय जो वर्क डन होता है बेटा वो कितना होता है, W1 होता है। ठीक है, अगर उसी बॉडी को मैं पाथ 2, ये ग्रीन वाले पाथ ऐसे घुमाते फिराते लेके आऊं, ऐसे बी पॉइंट पर ही लाऊं, और उस समय जो वर्क डन होता है बेटा, लेट अस कॉल दिस वर्क डन एज W2। ऑल्सो अगर कोई थर्ड पाथ भी ले लो, उससे वर्क डन जब कैलकुलेट करते हो, सपोज करो वो W3 आ जाता है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर प्रेजेंट, नॉन कंजर्वेटिव अगर थे भी तो वो वर्क नहीं कर रहे थे, अज्यूम करते हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, then work done in path 1, work done in path 2 and work done in path 3 will be same, will be equal। समझ आया? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो इसका मतलब वर्क डन सेम है in moving body from first position to the second position, पाथ कुछ भी हो। ठीक है, दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब अगली बात हमें क्या करनी चाहिए कि भाई एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, किसी कौन कौन से फोर्सेस जो हैं जिनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कंसिडर करते हैं बच्चों। तो देयर आर मेनली 3 फोर्सेस इन आवर कोर्स विच वी कंसिडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कोई फोर्थ फोर्स अगर आप यू कम अक्रॉस एनी फोर्थ फोर्स, तो दैट फोर्स शुड बी टोल्ड, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ क्वेश्चन या फ्रॉम द साइड ऑफ टेक्स्ट कि ये कंजर्वेटिव है, तभी हम मानेंगे। अदरवाइज इन जनरल हम इन 3 फोर्सेस को कंजर्वेटिव मान करके चलते हैं, जिनके अभी मैं नाम लेने वाला हूं। देखो वो कौन कौन से फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशन का मतलब अर्थ का हो सकता है या फिर वो जनरल फोर्स हो सकता है 2 बॉडीज के बीच में। जैसे मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको याद होगा कि भाई अर्थ के सरफेस के पास अगर कोई भी बॉडी है तो उस पे एक फोर्स mg हम मान के चलते हैं कि वो उस पे एक्ट करेगा, है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। बट अदरवाइज ऑल्सो ये तो एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स की अगर जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो वो कैसा होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है, जहां पे बॉडी अगर m1 है, ये m2 है, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस सपोज करो बेटा r है, तो इस केस इस तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो जनरल फॉर्म में, तो भी ये फोर्स हमारे लिए क्या माना जाता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स ही हम लोग इसको मानते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा बेटा, इलास्टिक फोर्स इन अ स्प्रिंग। इलास्टिक फोर्स इन अ स्प्रिंग अगर आप याद करो, अगर एक स्प्रिंग हो, ठीक है, जब ये नेचुरल लेंथ में होती है तो कोई फोर्स नहीं लगा रही होती। अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ठीक है, तो ये क्या करती है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है F, है ना। और अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो बिल्कुल, तो ये क्या करती है, आपको अपोज करेगी, मतलब फोर्स इधर लगाएगी। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस kx लेते हैं। तो ये इलास्टिक स्प्रिंग वाला जो फोर्स होता है ना, इसका वर्क डन भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। आप कितने स्लोली ले गए थे या जल्दी से ले गए हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। पाथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मान लो स्प्रिंग को मैं यहां से उठा के ऐसे ले जाऊं, ठीक है, सपोज करो एक्सटेंड करने के लिए मैंने क्या किया, स्प्रिंग के दूसरे एंड को ऐसे वर्टिकली डिस्प्लेस कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया है उस पे बात डिपेंड करेगी, उसके सिवा किसी भी बात पर हम डिस्कशन नहीं करते वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज आल्सो कंजर्वेटिव टाइप, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में कि कंजर्वेटिव टाइप का होने का मतलब कैसे, क्या हुआ, वर्क डन कैसे निकालेंगे। बट अदरवाइज कंसिडर कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सामने हो या इलास्टिक स्प्रिंग का जो फोर्स है वो आपके सामने हो, ये दोनों फोर्सेस ही आप क्या कंसिडर करोगे, कंजर्वेटिव।
और थर्ड जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इफ यू रिमेंबर कि अगर दो चार्जेस हैं, सपोज करो प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। कूलम्ब लॉ से पता चलता है वो फोर्स। आपको याद होगा कि अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है तो इनके जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, थोड़ी बहुत बातें अगर याद हो आपको तो आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल, है ना। अगर माइनस चार्ज इधर होता, माइनस चार्ज इधर होता, तो भी इनके बीच में क्या होता, रिपल्शन फोर्स होता बेटा, राइट। एंड अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिटन एज, कुछ याद होगा आपको अगर, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाले जो फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये भी किस टाइप के हम कंसिडर करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होते हैं। वी शुड रिमेंबर दिस। तो कौन कौन से तीन फोर्सेस होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफ दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो वो हम देखेंगे कैसे कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ। बट अदरवाइज रिमेंबर दिस कि अगर only these forces are present, these forces are working in a system, then conservation of energy is valid, energy remains conserved. What type of energy we are talking about here, mechanical energy, okay, kinetic and potential। चलो तो आगे देखते हैं कि भाई एक और फोर्स होगा, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ये चार फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब बात करनी है हमें भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनको हम लोग जल्दी से एक बार कवर कर देते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। कुछ तो हमने अभी नाम ले लिया कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। दूसरी क्या बात होती है भाई कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ, पाथ कैसा है उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। इस बात को मैं समझाता हूं। सपोज करो राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ बेटा कि बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, उस केस में हम बोलते हैं कि राउंड ट्रिप थी। और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो राउंड ट्रिप में क्या होता है, जीरो होता है। दिस वी शुड रिमेंबर। देखो बेटा, जब अगर मैं बात करूं कि ये बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, W इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों, क्योंकि mg इस पे किधर लग रहा है बेटा, नीचे, और ये जा भी किधर रहा है, नीचे, h हाइट गया सपोज करो, तो वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव ऑफ mgh। बॉल यहां आ गई है। अब सपोज करो ग्राउंड से फिर से आप पकड़ के बॉल को वापस अपनी पोजीशन पर ले जाते हो, ठीक है। बॉल यहां से यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आई, तो वर्क डन क्या हुआ, mgh हुआ ग्रेविटी का। अब आपने क्या किया, बॉल को अपने आप तो जाएगी नहीं, आपने धीरे धीरे पकड़ के इसको ऊपर लेके गए, साइड में बनाया, एक्चुअली यहीं पे गई होगी। उस समय ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा ये सोचते हैं। mg लग रहा है नीचे और आप ले जा रहे हो ऊपर, तो वर्क डन कैसा होना चाहिए, mg इंटू एच तो होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और फोर्स लग रहा है नीचे। तो इन दिस केस व्हेन यू राइट, तो वर्क डन आप क्या लिखोगे बेटा, माइनस mgh। बेटा इनको अगर हम ऐड करें
तो टोटल वर्क डन जो mg मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। तो टोटल पाथ मतलब जाने का और आने का ये क्या हो जाता है? इसको हम बोलते हैं राउंड ट्रिप। इसी के लिए हमने टर्म यूज किया था राउंड ट्रिप। तो एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो क्या हो जाता है? 0। यहां पे अगर मैं लिखूंगा बेटा टोटल, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आने में, ठीक है, आधे पाथ में कितना था? mgh था, और जाते समय while it is going up the work done was minus mgh, ठीक है। तो टोटल वर्क डन दैट वी फाइंड इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लोज पाथ या राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या रहता है? 0। याद रखो। बॉडी सपोज करो बेटा इनिशियल पोजीशन ये थी, यहां से घूमा फिरा ऐसे 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 वापस यहीं आ गई अगर, तो टोटल वर्क डन चाहे वो ग्रेविटी हो, ठीक है, इसी पोजीशन से चली इसी पोजीशन पे अगर वापस आ गई तो वर्क डन, अगर ग्रेविटी कर रही थी तो टोटल 0 रहेगा, अगर स्प्रिंग कर रही थी तो भी 0 रहेगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे तो भी वर्क डन टोटल क्या रहेगा? 0 रहेगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का कुछ हो उससे हमें मतलब नहीं है। रिमेंबर दिस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कंप्लीटली रिकवरेबल। अगर इधर आते समय पॉजिटिव वर्क मिला था तो जाते समय नेगेटिव वर्क मिला था, रिकवर हो जाता है, ऐसी बात है। ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस जल्दी से डिफाइन कर देता हूं। सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो क्या होते हैं? सेंटर टू सेंटर लगते हैं। ठीक है, लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू फर्स्ट। फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, वो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन किसी फिक्स्ड पॉइंट से ही पास होता है हमेशा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। या वो ऐसे बोल सकते हो कि सेंटर टू सेंटर लग रहे हैं, तो वो कौन से फोर्सेस होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पर? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं शो करता हूं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने बात करी थी बेटा, मान लो ये m1 मास है और ये m2 मास है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स देखो सेंटर टू सेंटर लाइन के अलोंग ही लगते हैं। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सिर्फ मान लो इसको फिक्स कर दिया तुमने, तो अब फोर्स किस पे देखना है? इस पे देखना है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्या आता है? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स भी किस कैटेगरी में आएंगे? सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं मैं आपके लिए। देखो क्या कहता है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओनली। ठीक है, फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? आर पे। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ आर सेंट्रल फोर्सेस। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ? वो फोर्सेस जिनका जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप का होता है। किस टाइप का भाई? कि कुछ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। फोर्सेस जो होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल मिलेंगे हमेशा आपको? 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर के अगर प्रोपोर्शनल मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि ये फोर्सेस किसको फॉलो करते हैं बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ही देखने को मिलेंगे, मतलब आर स्क्वायर हमेशा नीचे आता है। वो फोर्सेस जो है वो कैसे फोर्सेस होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं।
और उनके एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जानते हो आप, और कूलम फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इस तरह के फोर्सेस होंगे, उनको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। नेक्स्ट बात जो ध्यान में रखने वाली है, ये बात ध्यान में रखना कि सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में ही आते हैं, तो ये भी बात वैलिड ही है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव है। तो सेंट्रल के लिए भी ये बात वैलिड है कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। दीज आर फंक्शंस ऑफ पोजीशन ओनली, है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, और डिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करती है, उनकी पोजीशन पे। ये पोजीशन बढ़ा दी तो डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स वैरी कर गया। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो बेटा कि ये कोई प्लैनेट होता, ठीक है, सेंटर में। तो जब आप एक प्लैनेट के आसपास घूमते हुए सैटेलाइट को देखते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, what is the reason for this planet to turn, this satellite to turn around this planet? रीजन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही होते हैं। हमारा सैटेलाइट रुक गया था, तो मैंने सोचा एक बार वापस से लाते हैं इसको। देखो, तो ये प्लैनेट के चारों तरफ ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये सैटेलाइट को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ये कौन सा फोर्स है, तो मैं बोलूंगा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जो इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स देता है टुवर्ड्स द सेंटर। आप देख रहे होंगे कि ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये कौन सा फोर्स है, ये कोई दूसरा फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जो किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सपोज करो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो मास ऑफ प्लैनेट कैपिटल एम और सैटेलाइट का मास स्मॉल एम ले लूं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे ऑब्वियसली बेटा आर क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहां पे बना देता हूं, आर इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट। ठीक है, देखो जब इस सैटेलाइट को आप ऑब्जर्व करते हो तो किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और वो फोर्स कौन सा फोर्स कहला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। ओके।